Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Let's start our today's articles discussion for the news from the newspaper. First is state of world's population. यहाँ पे हम बात करें कि इंडिया is home to 1.44 बिलियन पीपल, और ये किस रिपोर्ट के थ्रू बताया गया? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा। तो हम देख सकते हैं कि चाइना में सिर्फ हो चुकी है पॉपुलेशन, तो हम देख सकते हैं कितनी ज्यादा हाई रेट पे ग्रो कर रहा है। अगर अगर यहाँ पे हम बात करें टोटल फर्टिलिटी रेट की, तो 2.0 है मैक्सिमम इंडिया का। इतना टारगेट रखा जाता है फॉर टोटल फर्टिलिटी रेट। और अगर हम देखा जाए, अगर बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को इनकम के थ्रू कंपेयर किया जाए, तो सिंगापुर, यूएसए, जैसे कि मैप में दिखाया हुआ है, इंडिया का उस इनसे ज्यादा है। और देन सोमालिया है। तो इंडिया का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ईयर है, वो है 71 ईयर्स फॉर मैन एंड 74 ईयर्स फॉर वुमेन। नेक्स्ट इज स्टडी फाइंड्स सर्च इन ऑयल एंड गैस यूज टू मेक पॉलीमर। तो फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलीमर। तो पॉलीमर होता है, स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स रहते हैं, कार्बन के फॉर्म में भी आपने देखा होगा। तो उन मॉलिक्यूल को जब एक पूरे चेन की तरह जोड़ दिया जाता है कनेक्ट करके, और एक पूरा केमिकल बॉन्ड बना दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। और वही पॉलीमर फॉर्म लेता है प्लास्टिक की, जिसके रिगार्डिंग अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑयल एंड गैस को यूज कराया जा रहा है टू मेक पॉलीमर्स। तो हम देख सकते हैं पोल्यूशन लेवल, मतलब हम यहाँ पे एलिमिनेट करने की बात करें, और यहाँ पे ऑयल एंड गैस को यूज किया जा रहा है टू मेक पॉलीमर्स। तो यहाँ पे इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी बैठी थी, जो इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन से डील करती है। और कहाँ पे हुई थी? कनाडा में हुई थी, अ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। और यहाँ पे एक नेगोशिएशन ट्रीटी भी है, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी नेगोशिएशन, जिसमें इंडिया, रशिया, यूएस से चाइना, ये सारी कंट्रीज आती है। तो इन्होंने अभी तक भी एग्री नहीं किया है टू रिड्यूस प्राइमरी प्लास्टिक पॉलीमर प्रोडक्शन को। सिर्फ बोला जा रहा है, बट एलिमिनेट या फिर कम नहीं हो पाया, रिड्यूस भी नहीं हो पा रहा है। सो हम देख सकते हैं कैसे। और अगर कंपेयर करें अदर एशियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, तो चाइना इज द लार्जेस्ट प्लास्टिक प्रोड्यूसर। तो ये भी हम कंपेयर कर सकते हैं अगर, कि क्या इंडिया है या फिर चाइना है या फिर यूएसए, कौन ज्यादा है? तो यहाँ पे चाइना है ज्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूसर में। तो कौन सा प्रोग्राम है जो इससे डील करता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जो बताता है कि अप टू 99% ऑफ प्लास्टिक आर मेड फ्रॉम पॉलीमर्स। तो एक पूरा डाटा है कि कैसे बनाया जाता है, जो कि नॉन रिन्यूएबल होते हैं। और नॉन रिन्यूएबल हाइड्रोकार्बन्स में भी वो किस चीज को यूज करें? क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को। तो हम देख सकते हैं पॉल्यूशन लेवल काफी बढ़ेगा इससे भी। और जहाँ पे हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट है ऑयल एंड गैस रिजर्व में, और वहां पे हम उसी को यूज करके बना रहे हैं, तो ये एक सोचने का विषय हो सकता है, क्या करना सही है ये? दिव्या, आप ऐड कर लो। यहाँ देख सकते हैं कि जो कमेटी है उसके माध्यम से लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ यस। प्लास्टिक पोल्यूशन, तो लीगली बाइंडिंग है, ये देख सकते हैं पीटी के लिए कि लीगली है, नॉन लीगली है, बाइंडिंग है नहीं है, किस तरह से वो एक्ट करते हैं। जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और डिफेंस में आत्मनिर्भर भारत की, और किस तरह से इंटरनल सिक्योरिटी की सेफ्टी की बात करते हैं, तो उसके माध्यम से देख सकते हैं कि नौसेना में पनडुब्बियों या जो शोध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इजाफा किया गया है। केरल में स्थित आधुनिक केंद्र में सोनार प्रणाली के प्रशिक्षण के माध्यम से डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। ये पनडुब्बी शोधी पनडुब्बी रोधी युद्ध अनुसंधान क्षमताओं को इजाफा करने के लिए किया गया है। इसमें ध्वनिक विशेषता और मूल्यांकन, स्पेस, नाम देख सकते हैं हम, स्पेस जो है वो नौ सेना से संबंधित है, और जो पनडुब्बियां होती है उनसे रिलेटेड है। इसके अलावा केरल की
इडुक्की में अंडर वाटर रिसर्च के माध्यम से इसको तैयार किया गया था। डीआरडीओ की भौतिक और महासागरीय प्रयोगशालाओं द्वारा स्थापित स्पेस को जहाज, पनडुब्बियों और हेलीकॉप्टर स्थित विभिन्न प्लेटफॉर्म पर नौसेना के लिए निर्धारित सोनार प्रणाली के प्रशिक्षण और मूल्यांकन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से नौसेना को शक्तियों को बढ़ाया जा रहा है ताकि वह सोनार प्रणाली के माध्यम से समुद्री विस्तार या फिर उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रख सके, जिसमें सभी को शामिल किया गया है। इसके अलावा वन एक प्लेटफॉर्म पानी पर तैरता है और अन्य प्लेटफॉर्म को विंच सिस्टम का इस्तेमाल कर कर 1000 मीटर 100 मीटर तक नीचे उतारा जा सकता है, कि किस तरह से पानी के ऊपर के साथ साथ पानी के नीचे भी वह ध्यान रख सकता है। पनडुब्बी सबमरीज की बात की गई तो उनके लिए नीचे की तरफ भी, पानी के अंदर भी वह ध्यान रख सकता है। तो स्पेस का इस्तेमाल किया गया ताकि सोनार प्रणाली का पूर्ण रूप से मूल्यांकन किया जा सके। सेंसर और डिटेक्शन ट्रांजैक्शन मॉड्यूल के माध्यम से नई तकनीकों का प्रयोग किया जा सके। आजकल आप ऐड कर सकते हो। सोनार प्रणाली के बारे में बात करते हैं तो वेब के माध्यम से ट्रांसमिट होने वाली चीजों के बारे में पता लगाया जाता है। आप करेक्ट कर सकते हो। अच्छा लगे। नो दिव्या। नेक्स्ट इंडिया टेस्ट्स indigenous tech long range cruise missile for precision strikes। तो ये इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी जैसा कि ऑलरेडी मेंशन्ड है। देन अगर हम इसके बारे में बात करें नेक्स्ट, तो कितनी इसकी मैक्सिमम रेंज है, तो मैक्सिमम रेंज इज 1000 किलोमीटर। और कहाँ पे इसकी टेस्टिंग की जा रही है, चंदीपुर उड़ीसा कोस्ट पे जो लोकेटेड है। ये सब सोनिक लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। इसमें ये नॉन न्यूक्लियर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज और डेटरेंस के लिए की तरीके से यूज की जा रही है। तो ये कौन सी मिसाइल्स का डेरिवेटिव है, फिर किस टाइप की है, तो हम इससे पहले अगर नाम ले और क्रूज मिसाइल्स का, तो निर्भय मिसाइल जो इंडिजीनियस थी, और उसको मॉनिटर कौन से फाइटर ने किया था, सुकोई 30 MKI ने। नेक्स्ट हम अगर यहाँ पे बात करें, तो इनका प्रोपल्शन सिस्टम पे भी डिपेंड करता है, और ये किसके द्वारा डेवलप की गई है, तो नाम है गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु। और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स। व्हाट वाज इट? इट इज अ मिक्स ऑफ कन्वेंशनल क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स। इंटीग्रेटेड यानी कि जुड़ाव हो गया रॉकेट फोर्सेस का, तो यहाँ पे कन्वेंशनल क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स को जोड़ के विल बी सेपरेट फ्रॉम ट्राई सर्विस, उसके उससे थोड़ा अलग होता है, और क्रिएट की गई थी 2003 में टू हैंडल द कंट्रीज न्यूक्लियर आर्सेनल। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, ये हम देख सकते हैं साइंस एंड टेक के परस्पेक्टिव से। और इसकी मैक्सिमम रेंज, और ये लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, ये भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो फसाई टू प्रोब क्लेम ऑफ नेस्ले एडिंग शुगर टू इन्फेंट मिल्क। तो पहले तो हम अगर बात करें फसाई, विच स्टैंड्स फॉर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि क्लेम कर रही है कि नेस्ले को कि वो शुगर ऐड करती है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि शुगर अगर इन्फेंट मिल्क में डाला जा रहा है तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। क्या उससे जो न्यूट्रिएंट लेवल है वो कम हो जाता है, या फिर न्यूट्रिएंट लेवल उसमें नहीं होता। तो अगर हम शुगर की बात करें तो वो उसका ये हम ये बोल सकते हैं कि वो कैलोरी ज्यादा देता है, लेकिन जो न्यूट्रिशंट उस एज में चाहिए वो उससे हम नहीं मिल पाता हमें। तो इसलिए हमें उसको, इसलिए फसाई ने उसको प्रोब किया है कि उसको नहीं डालने चाहिए। और अगर हम बात करें, यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट का नाम दिया हुआ है कोडेक्स, उसके रिगार्डिंग हम देख सकते हैं कि व्हाट इज कोडेक्स। कोडेक्स स्टैंडर्ड होता क्या है, तो ये FAO और WHO ने मिलके इस्टेब्लिश किया था, और ये ऑल न्यूट्रिशन लेवल के रिगार्डिंग ही देखता है, हेल्थ ऑफ कंज्यूमर को के बचाव के लिए काम करता है।
और अगर फूड ट्रेड में फेयर प्रैक्टिसेस नहीं हो रही या फिर, तो ये उसको इंश्योर करता है कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे ये दे सकते हैं, शुगर ऐड करने से कैलोरी उसमें ज्यादा होती है लेकिन न्यूट्रिशन लेवल नहीं होता है, इसलिए ऐसा क्लेम करा जा रहा है कि हमें ये इसको नहीं लेना चाहिए। यहीं पे अगर हम बात करें एक और, तो हम यहाँ पे बोला जा रहा है द रेगुलेशन, अगर रेगुलेशन की बात की जाए जो इससे डील करती है, तो उन्होंने अलाउ किया है कि आप कौन यूज करिए, कौन सिरप यूज किए, माल्ट यूज करिए, सीरियल बेस्ड जो इन्फेंट फूड होता है उसको आप यूज कर सकते हो, सुक्रोज और फ्रक्टोज भी आप यूज कर सकते हो इन टाइप्स के फूड में। लेकिन जैसे शुगर, जैसे कि हम अलग अलग कैटेगरीज के स्वीटनर्स की, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की बात करें, उन सबको मत डालिए इसमें। तो कुछ प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करके बोला गया कि आप डाल सकते हो, लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के लिए मना करा है क्योंकि उनमें कैलोरीज ज्यादा होती है लेकिन न्यूट्रिशन लेवल कम होता है, इसलिए। इसके अलावा ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, क्योंकि शुगर की वजह से जो बच्चे होते हैं वो उसके एडिक्टेड हो जाते हैं, और जो न्यूट्रिशन उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। और यस, सबसे ज्यादा अगर हम डिसीज। बोले कि ओबेसिटी को आप कैटेगराइज कैसे करोगे, क्या मैक्सिमम बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए, तो अगर यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूँ तो बॉडी मास इंडेक्स अगर 25 से ऊपर चला जाए तो ओबेसिटी कंसीडर किया जाता है उसको। लावनी की परंपरा अब लुप्त हो रही है, तो लावनी जो है भारत के कानपुर, देवबंद, बरेली, पीलीभीत जैसे शहरों में निरंतर देखने के लिए मिलती थी। जब हम ग्रामीण समाज की बात करते हैं तो वहाँ गायकी का प्रचलित बहुत अधिक रहा है, जिसमें लावनी का प्रयोग किया जाता था। इसमें सागिर्द होता था, वाद्य यंत्रों की पूजा होती थी, मंगलाचरण होता था, पटके, बाजी, गायन के नियम, लकड़ी, लड़ी लगाना जैसे विभिन्न प्रकार के तरीकों से मंच को तैयार किया जाता था और उस पर लावनी गाया जाता था। जब हम इसके मुख्य दो थोकों की बात करते हैं तो उसमें तुर्रा और कलगी नाम प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इसमें इस लावनियों का प्राण था, कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक हुआ करते थे, उनके माध्यम से देखने को मिलता है। लावनी बाजों का सबसे बड़ा अड्डा पीलीभीत में था। जब हम स्वामी नारायण नंद सरस्वती की बात करते हैं, जिनका नाम मूल नाम स्वामी नारायण नंद तिवारी था, जिन्हें अख्तर कहकर भी जाना जाता था, वह लावनी के बहुत बड़े गायक हुए, जो 1911 में कानपुर में जिनका जन्म हुआ था। जिन्होंने, जब हम इनकी ऐतिहासिक पुस्तक की बात करते हैं तो लावनीय लता उनकी एकमात्र चर्चित लावनी पुस्तक है, जो कि 1922 में प्रचलित हुई थी। इसके अलावा जब इनकी हम अन्य पुस्तक है उनसे संबंधित पुस्तकों की बात करते हैं तो पांडुलिपि में लिखित डॉक्टर सत्यव्रत शर्मा की अजय उपचार्य गुरुकुल महाविश्वविद्यालय हरिद्वार जबलपुर में संरक्षित रखा गया है, कि किस तरह से परंपरा को बचाया जाए। और लावनी जो कि गाने में या अतीत के जो कल्चर है उसको बचा के रखा जाए, उसको किस तरह से गाया जाए। उसमें मुखड़ा प्रस्तुत किए जाते थे, दोहे होते थे, अलग अलग प्रकार के छंदों का प्रयोग किया जाता था। तो लावनी का विस्तृत रूप हमें देखने के लिए मिलता था। इसमें ऐसा जो लावनी थी, इसमें नारायण नंद जी के जन्म स्थल पीलीभीत, जन्म स्थल अखोरा गांव में माना जाता है। तो देख सकते हैं कि सबसे अधिक प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यक्ति नारायण दास नंद जी है, जिनको अख्तर के नाम से भी जाना जाता है, और उनकी पुस्तक का नाम लावनी लता है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बोलूं फोक, ये लावनी के बारे में, तो लावनी एक फोक डांस है जो कि महाराष्ट्र और कुछ एरिया मध्य प्रदेश में भी इसको परफॉर्म किया जाता है। और मेनली अगर इसमें स्पेसिफिकली बोला जाए तो कौन परफॉर्म करती है, जैसा कि पिक्चर में दिख भी रहा है, फीमेल्स परफॉर्म करती है विथ साड़ीज। तो हम देख सकते हैं इन द पिक्चर कि कैसे। और अगर इसकी बात की जाए इसके अलावा, तो इसमें ये होता है कि जो म्यूजिक, मतलब ट्रेडिशनल डांस और म्यूजिक दोनों को एक साथ कॉम्बिनेशन से परफॉर्म किया जाता है, और कुछ ना कहीं बीट्स होती है ढोलक की भी। तो ये हम इसमें कुछ स्पेसिफिक तरीके से देख सकते हैं कि इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इज बेंगलुरु केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेम्ड बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन साउथ एशिया। तो हम देख सकते हैं रीजनल एयरपोर्ट इन साउथ एशिया, तो ये बहुत बड़ी बात है।
तो इसलिए हमें पता होना चाहिए किस एयरपोर्ट को ये मिला है स्टेटस। तो और किसने दिया है, को किस अवार्ड से ये वो करे गए हैं, सम्मानित किए गए। तो इसका नाम है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड। तो उससे पहले भी सर्टिफिकेशन मिल चुका है टर्मिनल 2 में, जब इसको सेकंड पोजीशन मिली थी। तो वो किया गया था यूनेस्को प्रिक्स वर्सलीज वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट के नाम से इसको सम्मानित किया गया था, जो कि लीड प्लैटिनम सर्टिफिकेशन इसका वो दिया था इसको। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं फॉर द पीटी कि किसको मिला है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे एक की फैक्ट की और एक कीवर्ड की। अगर हम फैक्ट देखें तो ये क्विज में आया था, दिस फ्रीडम फाइटर इज फेमस फॉर हिज रोल इन अशरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन को देख के एकदम में माइंड में आएगा MS स्वामीनाथन, बट इन्होंने बोला नेक्स्ट एज अ यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो ये उसमें नाम आएगा, कौन थे वो फ्रीडम फाइटर, C सुब्रमण्यम। तो ये हम याद रख सकते हैं, दिस इज जस्ट अ फैक्ट। तो यहाँ पे एक वर्ड है परलोइन, इसका मतलब क्या होता है, दैट इज मेक ऑफ विद बिलोंगिंग ऑफ अदर्स, यानी कि प्लीफर करना, यानी कि एक तरीके से स्टील, इस टाइप का वर्ड ये यूज होता है। तो हमें पता, हम ये वर्ड सिर्फ देख सकते हैं। नेक्स्ट इज IMF का ऐसा कहना है, इंडिया मस्ट इन्वेस्ट मोर इन एजुकेशन हेल्थ टू टैप डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो ये मैं टोटली से एग्री करती हूँ कि अगर हेल्थ और एजुकेशन इंप्रूव होगी तो हमारी इकोनॉमी और भी ज्यादा डेवलप होगी। दिव्या आप इसमें ऐड कर सकते हो अगर और कुछ हो। डेमोग्राफिक डिविडेंड को देख सकते हैं कि जो किसी भी कंट्री की जो यूथ है उसका कितनी परसेंट हिस्सेदारी है इकोनॉमी में। यस, वो इकोनॉमिक ग्रोथ में देखा जाता है उसका स्टेटस, ठीक है। नेक्स्ट इज NBBL enable NCMSC recharge on भारत पे। तो ये कई कंपनीज और के नाम दे दिए गए हैं। फर्स्ट इज NPCI भारत बिल पे लिमिटेड। तो इसके अगर स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में बोला जाए कि सब्सिडरी है किसकी, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, जिसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एसोसिएट करके ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ इंट्रोड्यूस किया है कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड ऑन द भारत बिल पे प्लेटफॉर्म फॉर कन्वेंसिंग ऑफ ट्रेवलर्स। तो यहाँ देख सकते हैं कि 10,000 तक के वाइस भारत बिल पे एनेबल कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो सपोर्ट करेंगे वेरियस मेथड को सच एज प्रीपेड, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड जैसे। तो इसमें NBBL के द्वारा यह कहा गया है। अगर इस आर्टिकल में देखा जाए तो हम जनरल साइंस के पर्सपेक्टिव से कुछ फैक्ट्स और फिगर्स भी देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को भी पूरा डीपली स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है गट गेटवे टू हेल्थ। तो गट इंपॉर्टेंट क्यों है, इसी से अंडरस्टैंड हो रहा है कि इट इज गेटवे टू हेल्थ, यानी कि इट इज इम्पोर्टेंट। तो वहीं से वो एक पैसेज वे है जहाँ पे फूड को हम कंज्यूम करने के बाद वो सर्कुलेट होता है, ये हम बोल सकते हैं। तो गट होल्ड्स ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कलेक्टिवली।
तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कलेक्टिवली एक टर्म दे दी गई है, गट माइक्रोबायोटा, जो कि असेंशियल होते हैं कहीं ना कहीं ओवरऑल हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए भी। कुछ माइक्रोब्स अच्छे होते हैं, तो गट में हम ये देख सकते हैं कि माइक्रोब्स होते हैं। अगर बोला जाए कि डज योर गट होस्ट होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बैलेंस गट माइक्रोबियोम होना चाहिए ओवरऑल गुड गुड हेल्थ के लिए, ताकि हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल अच्छा रहे, प्रोसेस फूड हो, एंटीबायोटिक, क्रोनिक स्ट्रेस को बीट कर सके। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि सिंड्रोम की, जिसका नाम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो इसमें ये किस चीज से रिलेटेड है ये पता होना चाहिए हमें सिर्फ और सिर्फ। तो ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर है, यानी कि पेट से ही रिलेटेड है, तो ये हम याद रख सकते हैं, IBD। और इसको लीकी गट सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो लीवर गट एक्सिस की बात हो रही है, नेक्स्ट इज, तो यहाँ पे होता है बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, चाहे फिर वो मॉलिक्यूल्स हो, इम्यून सेल्स हो, या फिर हॉर्मोन्स हो। तो जो लीवर और गट में जो कनेक्शन करता है उसका कौन सी वो है, तो उसको बोलते हैं बाइल जूस, जो कहाँ पे पाया जाता है, लीवर में, जो डाइजेशन में, फैट डाइजेशन में मेनली हेल्प करता है। और गट बैक्टीरिया कैन इन्फ्लुएंस लीवर मेटाबॉलिज्म, तो आप ये देख सकते हो कि कहीं ना कहीं लीवर, गट और ये सारे इंटरकनेक्टेड और गुड हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गट, अब हम मैं अगर आपसे पूछूं तो क्या गट बैक्टीरिया कैन इन्फ्लुएंस लीवर मेटाबॉलिज्म? यस इट कैन। देन यहीं पे हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं इंटरट्वाइंड रिलेशनशिप की फॉर फोस्टिंग गट हेल्थ emerges as the promising avenue to bolster liver function। तो इसके लिए हमें फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए, फाइबर रिच फूड्स लेने चाहिए। और अब हम बात करेंगे दो टर्म्स की, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स, जिसपे ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है कि और इसमें उन्होंने दोनों स्टेटमेंट में एक दूसरे की डेफिनेशन बिल्कुल गलत एक उल्टी की हुई थी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूं प्रीबायोटिक की, तो उसमें कौन कौन से आते, तो फाइबर रिच डाइट होनी चाहिए फिर, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स जो हम कंज्यूम करते हैं, जो कि हमारे गट बैक्टीरिया को न्यूरिश भी करता है, तो उसको बोला जाता है प्रीबायोटिक। और यहीं पे अगर मैं प्रोबायोटिक की बात करूं तो उसमें आता है योगर्ट, कैफिर, किमची, ये भी हमारे कहीं ना कहीं गट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, जो कि फोस्टर करते हैं डाइवर्स माइक्रोबायोम को। तो इसके होता है, तो यहाँ पे कर्ड, ये सारे प्रोबायोटिक रिच फूड्स हैं। तो हम देख सकते हैं प्रीबायोटिक कौन से होते हैं, प्रोबायोटिक कौन से होते हैं। तो जैसा कि अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा भी था कि शुगर लेवल लिमिट होनी चाहिए और प्रोसेस फूड कम से कम कंज्यूम करने, तो वहीं पे यही सेम बात हो रही है कि अगर हमें अपने लीवर को हेल्दी रखना है, गट को गेटवे टू हेल्थ बेटर रखना है, तो हमें लिमिट करना पड़ेगा शुगर और प्रोसेस्ड फूड को। तो उसी के लिए जैसे कि कंडीशंस देखी जानी चाहिए। तो लीवर की गुड हेल्थ के लिए क्या करोगे आप, हाइड्रेटेड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिया जाए ताकि गुड प्रॉपर डाइजेशन हो सके, स्ट्रेस को मैनेज किया जाए, एग्जैक्ट टाइम पे खाना खाया जाए, इस टाइप की चीजें हम कर सकते हैं। वी कैन मूव फॉरवर्ड नाउ। Next is WHO defines pathogens that transmits through air। तो इन पैथोजेंस को WHO ने क्या टर्म यूज किया, तो हमें बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या है। तो इसको बोला जाता है कि पैथोजेंस दैट ट्रांसमिट थ्रू एयर इज कॉल्ड इंफेक्शियस रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स, और IRPS। तो ऐसा देखा गया था कि टर्मिनोलॉजीज में, यानी कि सेम सेम लग रही थी, जैसे कोविड के टाइम पे भी तो अच्छे से डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा था, इसलिए प्रॉपरली WHO ने डिफाइन किया है उस मिसकम्युनिकेशन को रोकने के लिए। तो यहाँ देखने के लिए मिला है कि किस तरह से खाने में सोडियम की मात्रा अधिक होने से संबंधित विवाद उठा है कि मैजिक उपमा के नाम से जो प्रोसेस फूड
दिया जाता है उसमें 50% तथा जो पोहे में दिया जाता है उसमें 83% से अधिक सोडियम दिया जाता है, जो कि अपनी मात्रा निश्चित मात्रा से अत्यधिक है। जब हम इसकी बात करते हैं तो किस तरह से प्रोसेस फूड से संबंधित जो समस्याएं वह उत्पन्न हो रही है उनमें मिलने वाली जैसे शुगर हो चाहे सोडियम हो या फिर अन्य पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, किस तरह से वे सेहत के लिए हानिकारक है। यहाँ पर बात की गई कि तीनों सेनाओं की महिला अधिकारियों के द्वारा एक दल बनाया गया था जिसे अरब सागर में एक महत्वपूर्ण चुनौती पूरी की गई है। यहाँ पर इन्होंने 4 सप्ताह की कठिन समुद्री यात्रा पूर्ण की है। इस किस कारणवश की है, तो इसमें यह है कि वैश्विक जल यात्रा प्रतिस्पर्धा एक कंपटीशन होने वाला है जिसके लिए इनके द्वारा तैयारी की जा रही है। यहाँ पर आर्मी एडवेंचर विंग, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, आर्मी एक्वा नोडल सेंटर के माध्यम से यह यात्रा शुरू की गई थी, जिसमें मिशन 27 दिन के तहत पूरा किया गया है कि समुद्र की कठिन परिस्थितियों में किस तरह से धैर्य और कौशल के साथ साथ उस लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। तो मुंबई से लक्षद्वीप के तहत यह प्रशिक्षण अभियान किया गया था। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि भविष्य में वायु समुद्र और भूमि क्षेत्र के अपार प्रभाव डालेगा अंतरिक्ष क्षेत्र। हाल ही में हमने डिस्कस किया था कि अंतरिक्ष में किस तरह से टूरिज्म को प्रमोट करने की बात की जा रही है और किस तरह से थाम्बा जो कि पहले अंतरिक्ष यात्री बनेंगे अभी हाल ही में, उनको किस तरह से ले जाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ देखा जाए कि किस तरह से अंतरिक्ष वायु समुद्र और भूमि पर भी प्रभाव डालेगा। अंतरिक्ष कूटनीति जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसकी तरह से जब हम देखते हैं कि अन्य स्तर के रिलेशनशिप को लिए नीतियां तैयार की जाती है, उस तरह से अंतरिक्ष के लिए भी कूटनीति की आ- आवश्यकता पड़ेगी और उसका प्रयोग किया जाएगा। तो किस तरह से साइंस स्पेस टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट हो रही है उसका निरंतर क्षेत्र का विस्तार हो रहा है और उनका प्रयोग जीवन में देखने के लिए मिलेगा, वह देख सकते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए और इच्छा शक्ति और बुद्धिमत्ता को साधने के लिए तथा पूर्ण रूप से उस पर नियंत्रित रहने के लिए ताकि कोई हानिकारक प्रभाव ना हो, उसके लिए अनिवार्य है कि एक मजबूत नीति का होना। नेक्स्ट इज कासा रेशियोज शो राइजिंग ट्रेंड इन Q4। तो हमें यहाँ पे जस्ट इसको देख सकते हैं और उसके अलावा हम इकोनॉमिक कंसेप्ट के रिगार्डिंग हम कासा रेशियो के बारे में बता सकते हैं कि क्या होता है ये। तो कासा अगर इसकी फुल फॉर्म बोली जाए तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। तो अगर इसको मैं प्रॉपरली डिफाइन करूं तो ये एक नॉन टर्म डिपॉजिट है, यानी कि ये एवरीडे बैंकिंग के लिए यूज होगा, ना तो इसका कोई मैच्योरिटी पीरियड होगा, ना ही एक्सपायरेशन पीरियड होगा, ना ही कोई एग्जैक्ट डेट होगी किस टाइम पे ये खत्म हो जाएगा। तो क्या है फिर ये, तो हम ये बोल सकते हैं इसको कि जब तक अकाउंट होल्डर चाहेगा तब तक ये चलेगा और तब तक ये ऊपर रहेगा। तो टोटली डिपेंड करता है कंज्यूमर पे। तो हम यहाँ पे कुछ देख सकते हैं कि क्या ये इंडिया में भी इतना ज्यादा, जैसे कि यहाँ पे बैंक बात हो रही है कि HDFC ने इम्प्रूव किया है 38.2% इन Q4। तो यस इंडिया में भी यूज हो रहा है, लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए साउथ एशिया में यूज होता है। यहाँ पे मनी एक बार डिपॉजिट हो जाती है करंट और सेविंग अकाउंट ऑफ बैंक कस्टमर का है, तो बैंक का होगा या फिर कंज्यूमर का होगा। तो ऐसा देखा जाता है कि जो इंटरेस्ट रेट पे कंपैरिजन टू करंट अकाउंट, तो यहाँ पे ऐसा बताए हुए कासा रेशो, अगर कासा रेशो हाइयर है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि कॉस्ट ऑफ फंड्स बैंक के कम होंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सोर्स ऑफ फंड्स यानी कि बेनिफिशियल यही रहता है कि कम होना चाहिए ताकि बैंक के लिए हेल्पफुल हो, और विच हेल्प इन बोस्टिंग इट्स अर्निंग। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ बैंक की कम हो जाएगी। तो कासा रेशियो अगर बैंक के बिहाफ पे देखा जाए तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर कंज्यूमर के बिहाफ पे देखा जाए तो कम होना चाहिए। तो ये इससे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या है ये, तो एक नॉन टर्म डिपॉजिट है जो डेली बैंकिंग में यूज होती है। विदेशी अवैध सट्टेबाज कंपनियों से
2.5 अरब अरब डॉलर का जीएसटी नुकसान दिया। देखा जाता है किस तरह से जो ऐप है उनके माध्यम से लोगों को ठगा जा रहा है, फिर उनके माध्यम से जो 2.5 अरब डॉलर का नुकसान पहुंच देखने के लिए मिला है। सरकार ने ऐसे मंचों पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है, क्योंकि जब हम बात करते हैं गेम ऑफ लक और गेम ऑफ चांस की, कि किस तरह से उसको प्रमोट किया जाए। इसके अलावा सीईओ जो होते हैं अलग अलग विदेशी कंपनियों के, वह अवैध तरीके से इस तरह की ऐप के माध्यम से या संस्थान के माध्यम से विभिन्न खेलों से उनको जोड़ते हैं और उपभोक्ताओं से वैध व अवैध गेमिंग के बीच में अंतर नहीं कर पाते, जिसके कारण वह इनके बीच में फंस जाते हैं। तो गेमिंग उद्योग निकाय ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के माध्यम से सरकार से इनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए नीति बनाने की मांग की है। तो देख सकते हैं किस तरह से 2.5 अरब डॉलर का नुकसान इस तरह से अवैध गेमिंग के माध्यम से हो रहा है। ईरान पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा। हाल ही में देखा गया था किस तरह से इसराइल पर ईरान के माध्यम से हमला किया गया था, जिसके बाद अलग अलग देशों की अलग अलग कार्यवाही की गई है कि आने वाले दिनों में सप्ताह में ईरान पे कार्रवाई करने की पाबंदी लगाई है। वहीं अमेरिका ने इस विधेयक पर जोर दिया है कि ईरान के जो ने, नेता है उनको आर्थिक रूप से दंडित किया जाना चाहिए, ताकि इस प्रकार की प्रतिक्रिया दोबारा ना हो। जब G7 कंट्रीज की बात करते हैं तो जिन्होंने यूक्रेन को अधिक वायु रक्षा प्रणाली प्रदान करने की बात की है तथा त्वरित ठोस कदम उठाने की बात की है, तथा इस तरह के युद्ध को और आगे ना बढ़ाया जाए ताकि इस तरह के संकट उत्पन्न ना हो की बात कही है। वहीं हम यूरोपियन संघ की बात करते हैं, वहां पर पैट्रियन वायु रक्षा प्रणाली के बिना यूक्रेन के बिजली घरों को नष्ट होने से नहीं बचाया जा सकता। इससे ईयू के जो 7 देश G7 कंट्री है उनके माध्यम से कहा जा रहा है किस तरह से एक जो युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, उसके कारण उसको संरक्षित किया जाए या फिर इस प्रकार की प्रणाली उनके द्वारा विकसित की जाए ताकि जो रशिया के द्वारा होने वाले हमले हैं उनको बचाया जा सके। जब इनकी बैठक की बात करते हैं तो इटली के इतावली द्वीप कैपरी में G7 की बैठक की जा रही है, जहां पर अलग अलग देशों द्वारा यह प्रक्रिया दी गई है। वहीं गाजा यमन लेबनान के जो संघर्ष पक्षों को ड्रोन और मिसाइल की आपूर्ति करने के लिए ईरान पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। वह यूएस और यूके के द्वारा इस प्रकार की प्रतिक्रिया दी गई है। यहाँ पर जो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर की बात की जा रही है तो उसको देख सकते हैं। यहाँ पर राइटर्स के फोटोग्राफर मोहम्मद सलेम को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है इस बार, क्योंकि उन्होंने गाजा की एक तस्वीर दर्शाई थी जिसमें वहां हुए किस तरह से लोगों के जो जीवन पर कष्ट आए, या फिर एक बच्चे को अपनी गोद में बैठाकर किस तरह से उनके तरफ जो संघार वहां पर हुआ उसको दिखाया गया है कि किस तरह से मौत की वजह से वहां लोगों की जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। तो उस तस्वीर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, जिसके मोहम्मद सलेम के द्वारा खींचा गया था। Next is financial year 2024. Pulses imports hit 6-year high. तो यानी कि बढ़ता जा रहा है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है। और मेनली उसमें अगर बात करें तो लैंटिल और उड़द दाल इस टाइप के ज्यादा यूज हो रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी उन पे ज्यादा लग रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और वर्ल्ड के बिगेस्ट इंपोर्टर और प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है और प्रोटीन रिच पल्सेस इंडिया, ऐसा हम बोल सकते हैं। और लेकिन फिर भी हायर इंपोर्ट हो रहा है। और ये कहाँ से होगा? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहां से होगा। और इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो रिन्यू जीरा टाई अप फॉर उड़ीसा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट। तो ये इनिशियल पैक्ट साइन हुआ है। और गैनको ये जापान की लार्जेस्ट कंपनी है, तो इन्होंने ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन के लिए पारादीप उड़ीसा में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्रीन अमोनिया, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है, सेम उसी पर्सपेक्टिव से ग्रीन अमोनिया को यूज करा जा रहा है। और अमोनिया लैब में जो बनने वाला टारगेट है वो है पहला। 1 लाख टन ऑफ ग्रीन अमोनिया एनुअली बाय 2030। तो यहाँ आरएसएस की बात की गई कि किस तरह से आरएसएस की 2025 में शताब्दी वर्ष
नहीं मनाने की बात कही है। 2025 में आरएसएस को स्थापित हुए 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। 1925 में नागपुर में आरएसएस का गठन किया गया था। अच्छा, आपको कुछ ऐड करना है इसमें? यूएन का सदस्य बन जाएगा फिलीपींस। तो जब हम संयुक्त राष्ट्र में फिलीपींस की पूर्ण सदस्य के लिए मतदान किया जाएगा, देखा जाएगा कि किस तरह से मतदान के माध्यम से फिलीपींस को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। अमेरिका में इस पे वीटो पावर लगाए जाने की बात हो रही है कि अमेरिका वीटो पावर के माध्यम से इस फैसले को रोक सकता है, क्योंकि जब हम यूएन की बात करते हैं तो उसमें 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, चीन, रशिया, फ्रांस और यूके के माध्यम से अगर वीटो पावर का प्रयोग किया जाता है तो उस फैसले को वहीं पर अंत कर दिया जाता है। तो फिलीपींस फिलिस्तीन की यूएन में पूर्ण सदस्य के लिए अनुरोध किया गया है, जिसमें 15 सदस्यीय पार्षद के माध्यम से मतदान किया जाएगा। जब हम सदस्यों की बात करते हैं तो 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा में सिफारिश करेंगे। इस प्रस्ताव के लिए कम से कम 9 वोटों का होना जरूरी है, जिसमें वीटो पावर का प्रयोग ना किया गया हो। वहीं जब हम एआई की बात करते हैं तो हम देखते हैं किस प्रकार से एआई का प्रयोग अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। न्यूरालिंक के माध्यम से एक युवती जिसका नाम नोलैंड आर्बिग है, उस जिसका कंधे से नीचे का पूर्ण शरीर लकवाग्रस्त है, उसके दिमाग में एक चिप विकसित की गई, जिसके माध्यम से उसकी दिमाग की प्रक्रियाओं को समझा गया और जेनरिक एआई के माध्यम से उसको स्कैन करके डिकोड करके उसको किस तरह से परिभाषित किया जाए, इसको अपनाया गया है। तो हम देख सकते हैं किस तरह से अगर दिमागी में चलने वाली बातों को जाना जा सके तो इसमें जो गोपनीयता है पूर्ण रूप से अंत हो जाएगी। क्या यह संभव है? तो इन सारी परिस्थितियों को देखा जा सकता है जिसमें जेनरिक एआई जैसी प्रणाली को अपनाया जा रहा है। Thank you for watching. Like, share, and subscribe to Answer Kar.